दरअसल आजादी के बाद पाकिस्तान ने अमेरिका से नजदीकियां बढ़ाई और चीन से उतनी नजदीकियां नहीं थी, लेकिन साल 1959 में चीन ने पाकिस्तान के साथ खेल कर दिया। चीन ने एक ऐसा मैप जारी कर दिया जिसमें पाकिस्तान के कई हिस्सों को चीन का बता दिया। साल 1961 में पाकिस्तान के तब के राष्ट्रपति अयूब खान ने इसके विरोध में चीन को एक नोट भेजा। चीन ने कोई लोड ही नहीं लिया, जवाब तक नहीं दिया। यह पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका था। पाकिस्तान बैकफुट पर आ गया। 1961 के अंत में ही पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र में चीन की मेंबरशिप के समर्थन में वोट कर दिया। इसके बाद 1962 में चीन ने पाकिस्तान से जुड़े मैप को वापस ले लिया और बातचीत की शुरुआत कर दी। पाकिस्तान ने भी चीन के गुस्से से बचने के लिए 1963 में सिनो पाकिस्तान एग्रीमेंट की घोषणा कर दी। इस एग्रीमेंट में पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा की गई शक्सगाम घाटी को चीन को गिफ्ट कर दिया। अरे भाई, जब तुम्हारा है ही नहीं, तुम गिफ्ट कैसे दे दोगे? लेकिन भाई उसका तो अपना हिसाब था, उसने चीन को उठा के दे दिया कि लीजिए मेरा है, आप ले जाइए। अरे तुम्हारा कैसे पियोगे, हमारा है भाई। शक्सगाम के बदले पाकिस्तान को चीन से जो रिटर्न गिफ्ट मिला वो था पाकिस्तान अधिकृत कब्जे को मान्यता देना। इसके अलावा भिखारी पाकिस्तान को चीन से मिलिट्री और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पर सपोर्ट भी मिल गया। यानी जो इलाका पाकिस्तान का था ही नहीं, जो इलाका भारत का है और जिस पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा कर रखा था, उसे पाकिस्तान ने डर के मारे चीन को दे दिया। और आज नहीं, 1963 में दे दिया। अब चीन कह रहा है कि यह मेरा इलाका है। लेकिन आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने यह साफ कह दिया कि भारत ना तो तुम्हारे 1963 के एग्रीमेंट को मानता है, ना ही चीन पाकिस्तान के आर्थिक कॉरिडोर को मानता है। मतलब भारत ने क्लियर कर दिया कि तुमको जो बोलना है बोलो, हम मानते ही नहीं है। अब यह समझिए कि शक्सगाम वैली को लेकर अचानक बवाल क्यों मचा है। भाई दिया तो 1963 में दे रखा है तब से। दरअसल चीन शक्सगाम वैली में इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा कर रहा है, रोड बना रहा है। चीन ऑल वेदर रोड बना रहा है जो भारत के सीमा के कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है। दावा है कि चीन यहां 75 किलोमीटर के करीब रोड बना चुका है। यही वजह है कि भारत चीन का कड़ा विरोध कर रहा है। भारत के विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को ही चीन को कह दिया था कि भाई शक्सगाम वैली भारत की है। भारत ने साफ कहा कि उसे अपने हितों की रक्षा के लिए एक्शन लेने का भी अधिकार है। सुनिए विदेश मंत्रालय ने क्या कहा। Shaksgam Valley is Indian territory. We have never recognized the so-called China-Pakistan boundary agreement that happened in 1963. We have consistently maintained that the agreement is illegal and invalid. We do not recognize the so-called China-Pakistan economic corridor either, which passes through Indian territory that is under forcible and illegal occupation of Pakistan. The entire union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh are an integral and inalienable part of India. This has been clearly conveyed to Pakistani and the Chinese authorities several times. We have consistently protested with the Chinese side against attempts to alter the ground reality in Shaksgam Valley. We further reserve the right to take necessary measures to safeguard our interests. भारतीय विदेश मंत्रालय का यह बयान पिछले हफ्ते शुक्रवार का है। तो जो पवन खेड़ा ये कह रहे थे कि भाई बीजेपी के नेताओं से चीन की पार्टी के लोग मिले और इधर शक्सगाम वैली पर चीन ने दावा ठोक दिया। चीन को पाकिस्तान ने गलत तरीके से वो गिफ्ट किया 1963 में, और चीन अभी उसकी याद फिर से इसलिए दिला रहा है क्योंकि भारत में बीजेपी और चीन की पार्टी की मुलाकात के पहले ही शुक्रवार को पिछले हफ्ते विदेश मंत्रालय ने चीन को हड़का दिया था कि भाई मेरी जमीन है, मेरा इलाका है, वहां तुम क्या कर रहे हो। और इसलिए चीन ने कहा कि भाई शक्सगाम वैली तो मेरी है, हम उस पर दावा करते हैं जो भी। तो भारत हड़का रहा है, इसलिए चीन जो है वो इस तरह की बात कर रहा है। बीजेपी और चीन की पार्टी की डील नहीं हो गई है कि हम तुमको उठा के दे रहे हैं। देखते हैं कांग्रेस कैसे नैरेटिव बनाती है। चीन को लेकर कई लोग यह पूछ रहे हैं कि चीन के साथ तो हम रिश्ते बेहतर कर रहे हैं, दूसरी तरफ बॉर्डर पर विवाद चल रहा है। दरअसल यह समझना होगा कि चीन के साथ रिश्ते ऐसे ही चलेंगे बॉस, क्योंकि बॉर्डर विवाद को ना तो वो छोड़ेगा ना भारत छोड़ेगा। यह बात समझते हुए ही चीन ने भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया कि बॉर्डर विवाद की वजह से बाकी चीजें ना रुकें। चीन यह सब इसलिए भी कर रहा है क्योंकि ट्रंप ने दुनिया में उथल पुथल मचा रखी है। आप देखिए, ट्रंप ने अब ईरान को टारगेट करने का ऐलान कर दिया है कि जो देश ईरान से बिजनेस करेगा उस पर 25% टैरिफ लगा दूंगा। ईरान से बिजनेस करने वालों में चीन भी है, भारत भी है। यानी ट्रंप एक साथ भारत और चीन दोनों के हितों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और ट्रंप कहां रुकेंगे यह कोई नहीं बता सकता।
ऐसे माहौल को देखते हुए भी चीन को भारत का साथ चाहिए। ट्रंप की अनिश्चितता की वजह से भारत को भी अपनी रणनीति बदलनी पड़ रही है। भारत अमेरिका से ट्रेड डील पर बात भी कर रहा है और अमेरिका को झटका देने के लिए ब्रिक्स की तैयारी भी तेज कर रहा है। आज ही भारत ने ब्रिक्स का लोगो, थीम और वेबसाइट लॉन्च कर दी। ब्रिक्स में भारत के अलावा चीन है, रूस है, ब्राजील है, साउथ अफ्रीका है और ब्रिक्स वो संगठन है जिसका नाम सुनते ट्रंप का पारा हाई हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि इधर अमेरिकी राजदूत ने कह दिया, ट्रंप के खास ने कह दिया कि भारत से इंपॉर्टेंट कोई नहीं है, तो भारत एकदम गदगद हो गया कि ना आप तो ब्रिक्स छोड़ देते हैं। भारत अपनी चीजें करता जा रहा है। तुमको सूट करता है दोस्ती करो, तुमको नहीं सूट करता है कोने में बैठो। और यही हिसाब चीन के साथ भी है कि तुम बॉर्डर पे जितना उछलना है उछल लो, जो हमारा हिस्सा है वो तो हमारा है, हम बताएंगे भी और लेंगे भी। हाँ, बाकी चीजें ठीक करना है तो कर लो। और वही हिसाब अमेरिका से चल रहा है। लेकिन यहां कई लोग छुट्टी से लौटे हैं तो हंगामा हो रहा है। खैर, हंगामा खाली इसी को लेकर थोड़ी हो रहा है। पाठशाला में अगली क्लास देखिए, अलग लेवल का हंगामा है भाई। 32 तोड़ने की धमकी, जुबान काटने की धमकी, मंच से गाली गलौज। भाई ठाकरे, ओवैसी और इन सब ने मिलकर बीएमसी चुनाव में क्या गदर काट रखा है। छोटे ओवैसी के बाद अब किसने पुलिस हटाने की चुनौती दे दी? मस्जिद में घुसकर देख क्या होगा, किसने यह कह दिया है? अब देखिए कैसे महाराष्ट्र में बवाल मचा है, मुंबई में बवाल मचा है। भाई महाराष्ट्र में इस वक्त एक ऐसा चुनाव हो रहा है जिसने संसद और विधानसभा के चुनाव में जो गर्मी होती है उसको फेल कर रखा है। कहने के लिए नगर निगम का चुनाव है, लेकिन आग लगी है बॉस। कोई किसी का मुंह तोड़ देने को तैयार बैठा है, कोई कह रहा है कि जीभे काट देंगे। गाली चल रही है, धमकी चल रही है, ऐसे गाली धमकी चल रही है जैसे फूल बरस रहे हैं। राज ठाकरे सबसे आगे, ओवैसी ने भी गजब कहर ढाया हुआ। एक तरफ राज ठाकरे, दूसरी तरफ ओवैसी, लेकिन बाकी नेता भी पीछे नहीं है। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था, लेकिन आखिरी दिन तक कैसे ये सब नेता गदर काटे हुए हैं आप खुद देखिए। कोई नेता कह रहा है कि 32 तोड़ दूंगा, कोई कह रहा है कि जुबान काट दूंगा, कोई मंच से गाली दे रहा है, कोई मिमिक्री कर रहा है, कोई पीएम मोदी को चेतावनी दे रहा है, कोई 15 मिनट की याद दिला रहा है, कोई पाकिस्तान भेजने की बात कर रहा है, कोई कह रहा है कि बाहर निकलो तो देखें, कोई कह रहा है कि मस्जिद में आओ तो पता चल जाएगा। मतलब है सब बवाल मचा रखा है बॉस इन लोगों ने कि पब्लिक भी हैरान है कि नगर निगम का चुनाव है कि क्या है भाई। लेकिन बीएमसी का बजट भी तो 75,000 करोड़ है। लग ऐसा रहा है कि चुनाव ना हो, कोई पहलवानी अखाड़ा हो गया। खुल्लम खुल्ला ताल ठोकी जा रही है। बीएमसी के चुनाव ने कैसे गदर मचा दिया है, एक एक डिटेल बताऊंगा, दिखाऊंगा, लेकिन पहले एक ट्रेलर तो देखिए। पूरे ये समझ रहे कि 7 शेर को घेर लिए तो कुछ होता। देखो शेर शेर ही होता। अबे मैं उत्तर प्रदेश का पटक दूंगा, 32 से बाहर निकल जाएगी, पता नहीं चलेगा कहां चला गया। झांसी की रानी को आंखों के सामने रखती हूँ और फिर मैदान में उतरती हूँ। जय श्री राम बोलने वाले ही हमको इस शहर में दिखने चाहिए। बॉस, बीएमसी के चुनाव को लेकर जो तनातनी, जो गर्मी चल रही है, वही बता रही है कि इसमें कितना कुछ दांव पे लगा हुआ है। ठाकरे ब्रदर्स का पूरा फ्यूचर दांव पे लगा हुआ है। महाराष्ट्र में बीएमसी समेत 29 नगर निगमों के लिए 15 जनवरी को मतदान होना है और इसके लिए आज प्रचार का आखिरी दिन था। प्रचार के दौरान कहीं यह नहीं लगा कि यह नगर निगम का चुनाव है। एक से एक धुरंधर नेता प्रचार के लिए उतरे हुए थे। प्रचार के आखिरी दिनों में सबसे ज्यादा सुर्खियां समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने बटोरी। अबू आजमी ने तो सीधे ओवैसी से पंगा ले लिया। सुनिए कैसे अबू आजमी ने पटक के 32 तोड़ देने की धमकी दे दी भाई ओवैसी को। सुनो नरेंद्र मोदी, देवेंद्र फडणवीस और अखिलेश यादव, मुझे भी मोम का समझ रहे हो क्या? तुम क्या अबू आसिम साहब की तरह मुझे भी मोम का समझ रहे हो क्या? तुम्हारी लौ से ये लोहा पिघल नहीं सकता। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अब आएंगे समाजवादी के लोग, उत्तर प्रदेश से भी आएंगे और आकर सिर्फ एक ही का नाम लेंगे, दूल्हे भाई आकर ये बोलकर गए। ये औरंगाबाद वाला बहुत बात करता है। अबे मैं उत्तर प्रदेश का पटक दूंगा, 32 से बाहर निकल जाएगी, पता नहीं चलेगा कहां चला गया।
एक एमपी लेके दंदनाते फिरते हो। मेरे पास 37 एमपी है, 37 एमपी की पार्टी। एक एमपी वाला पूरे देश में जाके इलेक्शन लड़ा रहा है। मेरी 37 एमपी की पार्टी नहीं लड़ाती इलेक्शन, क्योंकि ये पार्टी वोटों का बंटवारा नहीं चाहती। भाषा देख रहे हैं आप, अबू आजमी कह रहे हैं पटक के दांत तोड़ दूंगा। क्या भाषा है भाई। एक दिन पहले ही राज ठाकरे ने अन्नामलाई को गाली दे दी थी, उत्तर भारतीयों को लात मारने की बात कह रहे थे, अब खुलेआम पटक के बत्तीसी तोड़ने की बातें होने लगी हैं। ओवैसी के अलावा अबू आजमी ने नीतीश राणे के खिलाफ भी विवादित बयान दिया है। अबू आजमी ने कहा कि जो लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, अगर जनता ने ताकत दी तो वो उनकी जुबान काट देंगे। सुनिए इन भाई साहब को। यहाँ का मंत्री बोलता है सर कि कुरान शरीफ पढ़ना है तो पाकिस्तान में जाके पढ़ो, बोलता है ना। अबू आसिम को ताकत दे दो, ऐसी बढ़ती हुई जबानों को नहीं काट दिया तो अपने बाप की औलाद नहीं। एक मंत्री है, नेपाली दिखता है, टिंगरा सा है, अरे बोलता है कि मस्जिद में घुस के मुसलमानों को मारूंगा। क्या हम हिजड़े हैं, क्या मारेगा तू? इतनी ताकत तेरी है, पुलिस को हटा दे और आप मस्जिद में घुस के देख ले क्या हालत तेरी होती है। खुलेआम धमकियां दे रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग। इधर महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नीतीश राणे कोई पीछे हैं। नीतीश राणे पहले भी अपने बयानों से विरोधियों में आग लगाते रहे। अब बीएमसी के मेयर को लेकर नीतीश राणे ने जो कहा उस पर भी बवाल मच गया। सुनिए नीतीश राणे। मुख्यमंत्री अगर हिंदुत्ववादी सोच के होंगे तो आपको यहाँ का मेयर भी हिंदुत्ववादी सोच का, मतलब आई लव महादेव वाला ही बिठाना है। इतना मैं आपको कह के जाऊंगा। जय श्री राम बोलने वाले ही हमको इस शहर में दिखने चाहिए। बाकी सब एक कुड़ी चालू है लगे, बाकी सब ये सब सर तन से जुदा वाले, ये सब आई लव मोहम्मद वालों को हमको वापस उनके पाकिस्तान में बैठे हुए अब्बाओं के पास भेजना है, इधर से उनको साफ कर देना है। यानी नेता कोई भी हो बॉस, बीएमसी के चुनाव में किसी ने कसर नहीं छोड़ी है। कह रहे हैं कि सबको उठा के पाकिस्तान में अब्बा के पास भेज देंगे। तो बीएमसी का चुनाव जीतेगा तभी भेज पाइएगा, अभी क्यों नहीं भेज रहे हैं? मतलब सब अपने अपने हिसाब से नैरेटिव बना रहे हैं भाई। बड़ी लड़ाई तो मुस्लिम वोटों के लिए चल रही है, क्योंकि ओवैसी पूरी ताकत से लगे हैं कि मुस्लिम वोटों में सेंध लगा दें। असदुद्दीन ओवैसी के साथ अकबरुद्दीन ओवैसी भी महाराष्ट्र में प्रचार कर रहा है। ओवैसी बीएमसी चुनाव के जरिए खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा नेता के तौर पर स्थापित कर रहा है। आप देखिए ओवैसी की प्लानिंग क्या है। ओवैसी ने बीएमसी चुनाव में सबसे ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है। एआईएमआईएम ने कुल 27 मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव में उतारे हैं। मुंबई में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या करीब 25% है। ओवैसी मुस्लिम महिला के मेयर बनने की बातें करते हैं, मुसलमानों को लीडरशिप तैयार करने के लिए कहते हैं, मुंबई में संभल और दिल्ली की मस्जिद का मुद्दा उठा देते हैं। ओवैसी जानते हैं कि अगर बीएमसी चुनाव में उनकी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया तो उनकी चर्चा नेशनल लेवल पर होने लगेगी। अगर उन्होंने मुंबई में सेंध लगा दी तो महाराष्ट्र में उनका विस्तार हो जाएगा। इसलिए वो मुसलमानों के सेंटिमेंट भड़काने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। सुनिए एक बार उनको। नरेंद्र मोदी की सरकार ने हमारे देश में वक्फ का काला कानून बनाया, जिसके जरिए से मस्जिद, दरगाह, खानका, कब्रस्तान को छीना जा सकता है। और मेरी बात याद रखो, खुदा ना खास्ता संभल की मस्जिद अब परेशानी के माहौल में आ चुकी है कानून बनने के बाद। क्या तुमने नहीं देखा कि दिल्ली में 100 साल पुरानी मस्जिद है, सर्वे होता है, मस्जिद कमेटी को नहीं मालूम, सर्वे हो जाता और सुबह 1 बजे बुलडोजर लाकर उस मस्जिद की जो जायदादें थी तमाम को तोड़ दिया गया। सीनियर ओवैसी मुस्लिम सेंटिमेंट से खेल रहे हैं, मोदी सरकार पर मुस्लिम पर जुल्म करने का आरोप लगा रहे हैं। तो जूनियर ओवैसी यानी अकबरुद्दीन ओवैसी सीधे पीएम मोदी पर हमला कर रहे हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी कैसे अग्रेसिव बयानबाजी कर रहे हैं, सुनिए उनको भी जरा। सुन ले मोदी, सुन ले मोदी भक्तों, सुन लो सुनने वालों, ना
मैं अपना कलमा छोड़ने तैयार हूं, ना मैं अपनी कुरान छोड़ने तैयार हूं, ना मैं अपनी शरीयत छोड़ने तैयार हूं, ना मैं अपनी मस्जिद छोड़ने तैयार हूं, ना मैं अपना हिजाब छोड़ने तैयार हूं, ना मैं अपनी बस्ती छोड़ने तैयार हूं, ना ही मैं अपने मुल्क हिंदुस्तान को छोड़ने तैयार हूं। अकबरुद्दीन ओवैसी और भड़काऊ बयानों का पुराना नाता रहा है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने ही कहा था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो तो पता चल जाएगा कि मुसलमानों में कितनी ताकत है। और अब महाराष्ट्र में भी अकबरुद्दीन ओवैसी ने फिर से अपने भाषण में 15 मिनट का जिक्र किया है। अपना डालेंगे ना, 15 मिनट निकालेंगे ना, वोट डालने के लिए 15 मिनट निकालेंगे ना, 15 को मजलिस को कामयाब कर रहे हैं। हाँ, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। बीएमसी चुनाव प्रचार खत्म होने से पहले सारी लाइमलाइट अबू आजमी, नितेश राणे और ओवैसी लेकर चले गए। इधर ठाकरे भाई भी विवादित बयान देने में पीछे थोड़े ही हैं। राज ठाकरे ने बीजेपी नेता अन्नामलाई को मंच से गाली दे दी, रसमलाई कहा, लुंगी हटाओ पुंगी बजाओ जैसे बयान दिए। वहीं उद्धव ठाकरे भी बीजेपी पर हमला करने के चक्कर में अजीब बातें कर रहे हैं। बीजेपी के हिंदुत्व पर सवाल उठाते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा है कि बीजेपी वाले गोमूत्र के लिए लाइन लगा सकते हैं लेकिन रक्तदान के लिए नहीं। बीजेपी इतनी बेशर्म है कि वो रावण को भी अपनी पार्टी में शामिल करा सकती है। बीजेपी हिंदुत्व का इस्तेमाल चुनाव के लिए करती है। उद्धव ठाकरे के बयान पर सीएम फडणवीस ने कहा कि वो हिंदुत्व पर गर्व करते हैं, इसलिए हिंदुत्व की बात करते हैं। सुनिए। मैंने तो ओपन चैलेंज दिया है, उद्धव जी के भाषण में विकास का मुद्दा दिखाइए और मेरे से 5,000 रुपया ले जाइए। हमारे अगर भाषण आप देखेंगे तो उनको जवाब देते हैं हम, और हिंदुत्व क्यों नहीं बोलेंगे? भाई हमको गर्व है, हमारे हिंदुत्व पर गर्व है, वी आर अनअपोलोजेटिक, इसलिए हम हिंदुत्व बोलते हैं। लेकिन हमारी भाषणों में 95% केवल डेवलपमेंट होता है, वो डेवलपमेंट पे बोलते ही नहीं है। लोग भी कह रहे हैं कि क्या दिन आ गया है, बाला साहब ठाकरे की पार्टी के वारिस जो हैं वो हिंदुत्व से